चलो तिवारी सर भी है मीटिंग में। तिवारी सर भी है? नहीं चले गए। तिवारी सर क्यों थे? सही, जिनको वजह फोन पढ़नी नहीं थी उठा आज। रहे थे इसलिए। मैं फोन नहीं उठा रहा था इसलिए। आया तो नहीं, मुझे तो नहीं दिखा मिस्ड कॉल। कुछ कह रहे थे क्या? वो आपकी मीटिंग का टाइम पूछ रहे थे, अगर आपकी क्यों? लेट होती तो वो रख लेते। उनको लगा 5 बजे, तो उन्होंने क्लास नहीं रखी आज। नहीं, मैंने तो बता दिया था ना 7:30 को। ग्रुप पे नहीं देखा तो शायद आपने पर्सनली बताया होगा। पता नहीं, ग्रुप नहीं, पे नहीं ग्रुप लिखा पे था लिखा 7 था, बजे किसी के ने आसपास। किसी ने लिखा नोटिस था। नहीं, किसी ने बहुत देर बाद नोटिस मैसेज कर एडिट पाया। कर दिया था आपने, वो ऊपर वाला ही। मैंने 7 बजे लिखा तो था, पता नहीं याद, भगवान जाने क्या है। चलो जो भी है। 1 मिनट डल गई, ये उसी में डाल लो, भविष्य में काम आएगा कभी। चलो आप निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डाउट होता? 1 2 में कोई डाउट? चिल है। 3 4 हो गया। ये वाला सॉल्व फ्री चिल है। ये वाला बता दीजिए। कौन सा 3? 3 okay. Glass prism immersed in hypothetical liquid curve showing refractive index as a function of wavelength lambda for the glass and liquid as shown in figure. When a ray of white light is incident on a, ये ग्राफ काय के साथ है? म्यू के साथ। उसमें देखना किसका ज्यादा है, लिक्विड फिगर ग्लास। वो तो इससे नहीं देख लेंगे हम, सीधे सीधे इससे देख लो। हाँ। यहाँ ये कोऑर्डिनेट है, हो गया। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? रे ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन, तो लैम्डा येलो, ठीक है। लैम्डा के साथ ही तो ग्राफ है, सही तो। लैम्डा येलो है तो लैम्डा रेड इधर होगा, लैम्डा ब्लू इधर होगा, ठीक है। ठीक है। फोर्थ से इसको एक बार बता इम्पल्स दीजिए। मोमेंटम नहीं इसको लगा। इसमें देखो फ्रिक्शन तो नॉन इम्पल्सिव है इस समय, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पे इम्पल्स नहीं है, तो हम सीधे इसका लिख सकते हैं वेलोसिटी आएगी J/m और रोटेशन आएगा JH/I, ठीक है। ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है। I आया 2/5 mr², ठीक है। और वेलोसिटी और ओमेगा आर में कंपेयर करना है, तो ओमेगा आर की वैल्यू 5/2 JH/mr। ये अगर दोनों बराबर हो गए तो रोलिंग आएगी, तो h की वैल्यू 2r/5 पे रोल करेगा, ठीक है। बॉम्बे। अब अगर मान लीजिए ये वेलोसिटी ज्यादा हुई, J/m मोर है तो फ्रिक्शन आएगा पीछे, J/m लेस है तो फ्रिक्शन आएगा आगे, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इंक्रीजेस, तो ये वाला अगर कम होगा तो फ्रिक्शन आगे आएगा, बढ़ेगा, तो h ग्रेटर देन, आगरा बिल्कुल सही। वेलोसिटी ऑफ विल नाइदर, गलत। द सेंटर ऑफ मास इंक्रीजेस, सेंटर मास बढ़ेगी क्योंकि इसकी इम्पल्स तो कांस्टेंट है। अरे फ्रिक्शन आगे लग रहा है ना, इम्पल्स लगने के बाद फ्रिक्शन आगे लगा ना। फ्रिक्शन का भी इम्पल्स लगेगा। हाँ, अच्छा, वो छोटा छोटा इम्पल्स होगा जो बड़े टाइम के लिए लगेगा। अच्छा, मतलब ऐसा है कि इंटरवल बहुत ज्यादा है क्या? अरे यार क्या है रे, ये J/m आ गया, ये 5/2 JH/mr आ गया, ये जस्ट आफ्टर फाइनली इसके बाद ये v और बहुत देर बाद ऐसा बनेगा। तो इस इंटरवल के लिए क्या हुआ ये पूछा है, समझ गए? समझ गया, ठीक है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के, J × R + H, ये चल रहा है I ओमेगा 1 + 7/5 mvr, ये चल गया। हाँ, ये समझ गया क्या किया मैंने? इसका एंगुलर I ओमेगा। मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, लेकिन इंडिविजुअली इसकी स्पीड बदल रही है, ओमेगा बदल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। सर 5 वाला सॉल्व नहीं हुआ तो ऑप्शंस देख के करना पड़ा। सर ओमेगा A से and कर B लिया था। travel with their common center of mass of radius with radius R1 and R2, ठीक है, respectively, ठीक है। तो एक इधर है, एक इधर है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। ये M1 M2 सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे होंगे। टाइम फॉर विच B रोटेट्स इन वन ऑर्बिट इज 2 days।
द टाइम टाइम फॉर इक्वल आ विच गया बी, इक्वल ही होगा। टाइम ओमेगा तो बराबर होंगे, ओमेगा 1 और ओमेगा ओमेगा 2 बराबर है, हाँ। टाइम पीरियड ओमेगा बराबर सही कर होगा। लिया था उसने। हाँ द बिल्कुल टाइम सही। फॉर द स्टार बी टू मूव थ्रू वन M1 ऑर्बिट R1 is equal 2 to days and its M2 orbital R2। radius is this. Star A has constant speed of this. तो ओमेगा दोनों का बराबर होगा। हाँ ठीक है, यहाँ केपलर्स लॉ का रोल नहीं है, हाँ हाँ यहाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा दोनों का बराबर है। तो टाइम पीरियड हाँ। बराबर, ओमेगा बराबर, और स्पीड रेशियो में रेडियस के रेशियो में आएगा। तो ओमेगा R1 एक की स्पीड, ओमेगा R2 दूसरे की स्पीड। अब देखते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये हम इससे अंदाज लगा सकते हैं, किससे? टाइम पीरियड दे रखा है सेंटर ऑफ मास से लगा रहा 2 है r1 center by mass। t। हाँ, 2 पाई r by t। टाइम पीरियड दोनों का सेम है, ठीक है। हाँ। मास इनवर्स रेशियो से आ जाएगा। एक किसी का मास तो देना पड़ेगा ना। नहीं सर, वो GMM by उसका लगाना पड़ा था। ओके, वो फॉर्मूला हाँ, GMM by RQ, ये ओमेगा आता है, मतलब डिस्टेंस DQ, ये आता है बाइनरी स्टार में। M plus M। सर डी अरे यहाँ पे क्यों हमारा होगा हाफ वैसे? डिस्टेंस है कि फुल डिस्टेंस है? GM plus M by DQ ये आता है, उससे ऐसा होता है अगर ये डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस D हो, M है, कैपिटल M है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करने पे ये आती है। तो वैसे फोर्स इक्वल्स m ओमेगा स्क्वायर r से निकाल लिया था। बिल्कुल सेम, एक ही है, बस उसी चीज रेडियस से हमें क्या लेनी है, सेंटर ऑफ मास वाली। तो फोर्स आएगा GMM by D स्क्वायर, ये आएगा M ओमेगा स्क्वायर, रेडियस आएगी कैपिटल M R by M plus M। आ गया सर? इधर कट गया, ये इधर कट गया, ये ऊपर चला गया, आंसर ये बन गया। ठीक ठीक, बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट हो गया था। डायरेक्ट कैसे हो गया था, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। मासेस कैसे निकाल जैसे दिए तुमने? टाइम पीरियड गिवन है, उसका रेडियस गिवन है, हाँ, टाइम पीरियड तो को 2 पाई r by v लिख दिया। ठीक है, उससे स्पीड आ गई तुम्हारी, स्पीड आ गई, रेडियस आ गई, R1 R2 और आ गया, हाँ R1 आ गया, R2 आ गया, V1 आ गया, V2 आ गया, ओमेगा आ गया। मासेस कैसे निकाल? मास निकालने के लिए तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ सही, समझ गए ना? मासेस का रेशियो हमें पता है, M by M R1 R2 तो by रेडियस 1:2 में आएंगे तो मास उसमें दुगना उसमें नहीं होगा, मतलब M1 R1। हाँ ये हाँ, तो ऐसे ही इनवर्स कर रेशियो दिया में था। होंगे तो रेशियो मिला ना, इंडिविजुअली मासेस की अच्छा। वैल्यू तो इससे हाँ, मिलेगी, इंडिविजुअल। बिना ये निकाले आंसर नहीं आएगा। मैं तो सर ऑप्शन मतलब 1:2 में आ गया था, ऑप्शन आ हमने गया। तो अब इससे अंदाज लगा लिया ना, ये हाँ। लगानी इक्वेशन। ही लग गया। हाँ। मोर देन वन था तो फिर ऐसे भी किया था, लगा दिया। बॉम्बे को सही मान लिया था, चंडीगढ़ ही ऑटोमेटिकली ये सेम। बॉम्बे तो आ गया था, वो दोनों निकाल लिया, तो 1:2 में थी। चलो क्वेश्चन नंबर 6। बता दो। 6 तो बता दी स्पीड कांस्टेंट होगी, ये पहले डिस्कशन हो चुका है, याद नहीं होगा। ये मेल्ट होता जा रहा है, ये मेल्ट हो रहा है, तो जो वाटर बाहर निकल रहा है वो कोई रिलेटिव स्पीड लेके नहीं जा रहा है, तो इसकी स्पीड थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी। तो सेंटर टाइम ऑफ टेकन डिस्टेंस बाय v, बस हो गया। सर वैसे मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन सर मास मोमेंटम, नहीं है अरे ना। थ्रस्ट नहीं है ना यहाँ, रिलेटिव मोशन नहीं है, सब भूल गए रे तो गरीबी में। एक्टिविटी आ गया। याद करो, ये रेत वाला क्वेश्चन था जिसमें रेत नीचे गिर रही थी। हाँ इसकी स्पीड अगर v0 है तो खाली हो जाएगा तब भी इसकी स्पीड v0 ही रहेगी, तो dv by क्योंकि dt रेत 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स ले रही है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट 0 है। वैसे ही मैंने ये कहा था, ये बर्फ वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में बोला था, आइस मेल्ट होते जा रही है, तो जो पानी बन रहा है वो पानी के पास भी वेलोसिटी है, जैसे इस रेत के पास वेलोसिटी v0 है, जो रेत निकल रही है, क्योंकि पानी फेंका नहीं जा रहा है, पानी जस्ट रिलीज हो रहा है, तो अपना मोमेंटम लेके जा रहा है पानी, पानी भी साथ में बह रहा होगा। ठीक, तो ये बना, तो डिस्टेंस की वैल्यू v0 into t, और टाइम मास से निकल आएगा, चेंज इन मास बाय रेट। m by mu। ठीक है, वो MVU आया था। उससे समझ बॉम्बे गए? आ गया। बॉम्बे आ रहा था उससे। बॉम्बे तो आंसर है, आंसर हाँ। बॉम्बे ही तो है। नहीं वो दिया आगरा था। दूसरी पीडीएफ में आगरा दिया था शायद। बॉम्बे है आंसर, चेन्नई थे। बॉम्बे है। सर बॉम्बे में क्यों सर एक बार निकालो सर आप यार, बॉम्बे में निकालो, मतलब क्या दिख रहा है ना, ये v बाय टाइम वेलोसिटी कंसीडर कर रहा से लो आ गया vt, और टाइम कितना है मेल्ट करने में, m by mu।
मुझे तो बॉम्बे ही याद है, इसका बॉम्बे ही लगा था। बॉम्बे ही आएगा। पीडीएफ में बॉम्बे गलत दिया था। बॉम्बे तो पीडीएफ में गलत लगा दिया होगा, बॉम्बे ही था। हाँ। दिल्ली क्यों गलत है? दिल्ली अच्छा दिल्ली भी आ रहा था। इसका दिल्ली, इसका इसका 7th का टू सेल्स पोटेंशियल एट पी एंड क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द सेल्स इक्वल। ठीक है, वन ऑफ द सेल विल सप्लाई एनर्जी, बिल्कुल सही, एक ना एक तो डिस्चार्ज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन ऑफ द सेल विल बी ग्रेटर देन ईएमएफ, बिल्कुल सही। Vp E1 R2 E2 R1 R1 plus R2 ABC, बिल्कुल सही। ऑल आ जाए अगले पे। 8th चले चले सर। 9th सर कौन सा मैच नहीं कर रहा था? 5/4 आ रहा था 9th। 5/4 आ रहा था पहला बॉम्बे में। reaches the horizontal surface. Okay, horizontal surface at this, ये यहाँ पहुंचा, ठीक है। के टर्म में नहीं आएगा, नहीं ए पे ही पहुंचाना है। L by √2GH। सर वो वेज मूव कर रहा है। वेज भी मूव करेगा। वेज मूव कर रहा है, लेफ्ट पता नहीं है, उसमें कुछ वेज बोला नहीं मूव है। कर रहा है, मास दिया है, मास दिया है, Edge मास दिया है, बोला मास दे रखा है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, मास दे रखा है। दीवार लग रही थी। हाँ ऐसा लगता है। फिर वो 1/GH ही होता है। सर मूव कराएंगे ना तो 5L/4 आएगा। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो जब ये रिलेटिव में L नीचे जाएगा तो ये L/4 आगे चला जाएगा। हाँ हाँ समझ गए? √2GH वेलोसिटी आती। हाँ, तो सही तो है आंसर। सही है। पीछे जाएगा ना? सर 5L/4 5L/4 आएगा। 12/5 देखा तो 5 देखा तो वो बॉम्बे लगा दिया। हाँ सर लगा दिया। ओके इसने देखो, सॉल्व किया होगा करना तो सर। बॉम्बे लगा दिया होगा। हाँ ये सर। इधर पहुंचेगा। लगा। ओके, ये इधर पहुंचेगा तो डिस्टेंस देखें तो इसके रिस्पेक्ट में ये अगर x पीछे गया तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना गया, L-x आ गया। तो स्मॉल m इंटू L-x इज इक्वल टू 3m इंटू x की वैल्यू L/4, ठीक है। ये L/4 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे गया, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतना पीछे गया, तो ये डिस्टेंस तो 3L/4 बचा। फिर नहीं 3L/4 नहीं, वो L/4 पीछे जाएगा वो। L plus L/4 ऐसे होगा सोचोगे ना L/4 M। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हाँ। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में L L नीचे L/4 इधर, हाँ हाँ ये बनेगा। तो L/4 इधर, तो ये डिस्टेंस आ गया 5L/4। मतलब ओवरऑल ये आया कि जब ये नीचे पहुंचा वेज L/4 खिसक चुका था और ये अभी भी यहाँ था, तो ये डिस्टेंस 5L/4 ये आया। स्पीड √2GH नहीं आएगी, हाँ, स्पीड भी कुछ कम आएगी। समझ गए, में भी जाएगी ना, 3GH/2 3GH/2 आ गई। समझ गए। reduce 3GH/2 आ गई। हाफ 3m/4 Reduce v² mgh, ठीक है। m से m कटा तो वेलोसिटी 8gh/3, ठीक है। ये v की वैल्यू आई, लेकिन इसकी वैल्यू, इसका ये कब का है, जब इसका v, इसका 3v, और v रिलेटिव मुझे कितना लेना था, v और 3v, 4v का होल स्क्वायर 4V। ओवरऑल। चलो अब क्या निकालना है अपन को आंसर, तो इसका आंसर अपन ने लिया 3v, अब आगे देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। इसका v, ये वेज, ये 5L/4, ठीक है। और हाफ m 3v का होल स्क्वायर, हाफ 3m v² mgh, तो 9 और 3 12 6, तो वेलोसिटी आई gh/6, सही है। यस सर। 9 हाँ, और 3 सर। 12/2 6 gh/6, तो ये आ गया 3 9 अंदर गया 3GH/2 9gh 3gh/2, 3GH/2 तो टाइम आया 5L/4 अपॉन 3gh/2। यस सर। है कोई ऐसा? नहीं है। 4L/5 कर दिया उन्होंने। 4L/3 लगा दिया था, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था इसलिए। सर फिर आंकड़ा लगा दिया, सोचा ये था तो बेंच ये में तो मूव बिल्कुल कर रहा ये तो हूँ। बिल्कुल लगा था सही है, यहाँ तो तक कोई ज्यादा बस चेंज ये नहीं 4L/5 गलत ले लिया। हाँ हाँ, हाँ वो वो सब में कॉमन सिक्स है। लगा दिया सर। आगरा बॉम्बे का लगा दिया था। चलो आंसर ये है, बोनस। आंसर ये क्वेश्चन नंबर 10 will be in contact through reduce mass by k सही है तो इसका। हाँ हाफ टाइम ये पीरियड तो हाँ by सर। 2, ठीक। चलो अगला ये आ गया, वही है जो मैंने डिस्कशन हाँ। किया था क्लास में, हाँ चलिए। बस इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या किया कि सुपरपोजिशन यूज करो। मैंने निकाला था क्लास में सिर्फ इसका, तो इससे आंसर निकाला। उन्होंने कहा जब ये बाहर निकाल रहे हैं तो उसका आंसर और जोड़ देना,
तो इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, दोनों आंसर ऐड कर दो। ठीक है, तो डबल कर देना है, सीधी बात कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको डबल कर देना। सर हाँ। इसमें इन्होंने हेमिस्फेरिकल सरफेस भी बोला, वो नहीं समझ में। हेमिस्फेरिकल ही तो है, सही तो है। अरे यार सब भूल गए, मैंने ये क्लास में कराया था देखा था वो हेमिस्फीयर में जाएगा ये करंट। नहीं आया यार? नहीं हाँ, मुझे हाँ। याद है अरे यार डिस्कशन में बताया था मैंने, हाँ, याद है ट्रेस मैं अटेंड नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अटेंड किया। हाँ, तो किसी भी r डिस्टेंस पे करंट आएगा, सॉरी करंट डेंसिटी आएगी I बाय पाई 2 पाई r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा J बाय सिग्मा r स्क्वायर dr इंटीग्रेशन लिमिट r की a से a प्लस b, तो I बाय 2 पाई सिग्मा 1 अपॉन r स्क्वायर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस बी। ये आता किसी एक की वजह से, और दोनों की वजह से इफेक्ट डबल कर देते, तो इसका डबल कर दो आग्रह से। 12th वाले में 2 नहीं आने चाहिए। और करंट एंटरिंग एट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम A। ऐसे उसमें सिर्फ ए लिखा, ठीक है। सही तो है आंसर? हाँ ठीक है, सही। सही है सही है। रो एल बाय 2 पाई r स्क्वायर, यही तो है, यही तो हमने निकाला। एक किसी का पूछा है ना। चलो अगला क्वेश्चन 13। बता। आंसर आ रहा था? सही है तो आसान सा क्वेश्चन। बस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये था कि आपको किसी भी समय नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो किसी भी समय आपको स्पीड v निकालनी है। वर्टिकल फोर्स टू कीप 60 डिग्री पे ब्रेक होना चाहिए। 60 डिग्री किसके साथ है? इसके साथ। तो ये 60, ये 60, तो ये r√3/2। तो यहाँ पे इसकी स्पीड निकाल लो, यहाँ इसकी स्पीड निकाल लो, वर्क एनर्जी थ्योरम से निकल आएगी ये स्पीड u। और फिर नॉर्मल रिएक्शन की कंडीशन कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा n इधर, mg आएगा इधर। ठीक है, mg cos थीटा प्लस n। सर mg क्यों लेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस लिखा है। तो हॉरिजॉन्टल है ना, ये कहाँ लिखा? ऐसा है सबसे क्या? ऊपर। हाँ सर, सबसे पहली लाइन में। अरे हॉरिजॉन्टल ऐसा है, वर्टिकल अपवर्ड तो वर्टिकल प्लेन है ना, फिर ये ग्रेविटी ये का क्या वर्कडन है? क्यों ले रहे हैं हम? वही वो कंफ्यूजिंग हो गया था वो थोड़ा। काहे का कंफ्यूजिंग यार, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो ग्रेविटी ऐसी है। सर उस रिंग को हॉरिजॉन्टल में मान लिया था तो समझ गया ना? वेलोसिटी। n प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, एक इक्वेशन। इससे नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा क्योंकि v इससे उठा के छाप देंगे। और एक बार नॉर्मल रिएक्शन मिला तो हम इस हुप का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पे n इधर, इस पे n इधर, इस पे n इधर। ठीक है, तो एंगल है शायद 60 डिग्री, तो n√3 की वैल्यू f आ जाएगी। इसका खुद का भी तो मास नहीं है, खुद का भी मास है क्या? हॉलो सिलेंडर है, तो इसका कैपिटल mg ही आएगा नीचे। ग्राउंड का भी तो नॉर्मल लगेगा। ग्राउंड का नॉर्मल। हाँ ना, वो तो उठाना है ना हमें। टू कीप इट इन कांटेक्ट, तो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन 0 है। सर ने क्वेश्चन नहीं दिए थे। हाँ सीट दी थी तो तुमने करी है या नहीं? तो बस यही पूछना चाह रहा था तब से। माइक माइक बंद 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 बंद। गधा है, उसके बाद टॉपिक रिवाइज करो। क्यों नहीं करी तो? ये कौन माइक चालू की है यार? ये सर ने तो दीपक हैं? अरे सर ने सीट दी है वो क्यों नहीं करी? काउंसलिंग कर रहे हैं। दीपक कौन है? हाँ तो तुमने दीपक यादव शांत हो जाए। सर मिनिमम कहाँ है? हाँ तो मिनिमम मतलब जस्ट लिफ्ट अप करने से रोकना है, मतलब ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन 0 है। ये है कॉन्सेप्ट, समझ गए? तो क्वेश्चन में हम इस रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस रिंग का। ठीक है, तो इस रिंग पे नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, एक n0 इधर आएगा, mg इधर आएगा, फोर्स इधर आएगा, और जस्ट लिफ्ट अप करने की कंडीशन है तो n0 की वैल्यू 0, कि जस्ट उठने से रोकना है। ठीक है, तो f प्लस mg इक्वल टू n√3। ठीक, और नॉर्मल रिएक्शन वहां से निकाल लो। चलो सॉल्यूशन दिया था शायद इसका, है ना?
पूरा नहीं है हालांकि, n√3 और mg और आएगा, है ना, माइनस mg। आंसर आ रहा था? चलो 14, चले 15, सर 15th में 15 वाला इन्होंने कैसे कह दिया डायरेक्ट? if the photoelectric we use monoelectric I, ठीक है, the work function is 3V। देखो 5 वोल्ट पे ये पूरा खत्म हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है। चलो, और वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो HF की वैल्यू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आगे देखते हैं क्या। इन द फोटोइलेक्ट्रॉन एज्यूम एफिशिएंसी पूछा क्या है? We use a सैचुरेशन करंट monochromatic देखा IC। तो उसका फॉर्मूला लगा दिया। efficiency पावर efficiency दे रखी है, ओके। the number of photoelectron emitted are 10 पे -3% of एफिशिएंसी तो की समझाएं। डेफिनेशन दे दिया। तो पावर ऑफ लाइट, ओके, तो पावर ऑफ लाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो पावर ऑफ लाइट यूज्ड, तो ये कितनी आएगी? पावर अपॉन HF, ठीक है, इनटू एरिया। पावर मतलब अपने आप हो चुका है, पावर ही पूछी है। तो पावर क्या है? एनर्जी पर सेकेंड, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, 10 पे -3 परसेंटेज है बाय 100, ठीक, इनटू ये हमारा करंट आया सैचुरेशन। ठीक है, ये 10 माइक्रो एम्पियर दे रखा है, और HF की वैल्यू हमें कितनी पता है? कितनी निकली हमारी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 8E में लिखा रहने दो, 10 पे -5 आई सैचुरेशन कितना है? 10 माइक्रो। 10 की पावर -5। ये तो सब कट गया, E आ गया सीधे, देखो 8 आ गया पी की वैल्यू। वैसे ही फॉर्मूला सर सैचुरेशन के लिए तो होता है। हाँ, सिर्फ सैचुरेशन के लिए, बाकी इंस्टेंट का नहीं, बाकी इंस्टेंट में पता नहीं चलता कितना परसेंटेज है, वो फिर परसेंटेज लिखा होगा कि इस वोल्टेज पे इतना परसेंटेज निकल रहा है। इसी क्वेश्चन मुझे पूछना था कि जो 10 माइक्रो एम्पियर करंट जब आएगा तब इसमें हमने कुछ वोल्टेज भी प्रोवाइड किया होगा, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वोल्टेज का फर्क कहाँ पड़ रहा है? वोल्टेज का तो फर्क निकालने में थोड़ी फर्क पड़ रहा है, जितने निकलते हैं उतने ही निकलेंगे, बस वो उनको सीधा कर दे रहा है, नए थोड़ी निकाल पा रहा है वो। ठीक है सर, ठीक। 16, चले 17, चले सर 16 वाले में जो इनिशियल कंडीशन दी है उसमें सिर्फ ट्यूब में सिर्फ एयर ही है, लिक्विड भी है? एयर होगी। सिर्फ एयर है ना? is completely dipped at one end downward in a vessel containing so that length of air column दे रखी है ना, लिक्विड भी है। हाँ। ये एयर कॉलम 100 है। अच्छा, तो कुछ लिक्विड भी होगा। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, वो हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो सीधे P1 V1 इसमें और इसमें लगाना है। हाँ ठीक है, ठीक है। 17 हो गया। सॉल्व कर दीजिएगा। 2 potentiometer wire W1 W2, okay, connected to battery EMF E etc shown through 2 switches, ठीक है। EMF E is balanced on these potentiometer wires, okay, ये वाली EMF है ना। If the potentiometer W1 is of resistance R1 R2R, महासड़ा है रे। देखो, ये सिर्फ ये समझो कि पहला क्वेश्चन ये, तो अगर इसका EMF E0 होता तो इस पूरे पे ड्रॉप कितने का आता? 2E0/3 का। हाँ। आगे समझ? तो अगर ये रीडिंग L होती तो L/100, ठीक है, जो भी रीडिंग शायद दी गई है, पहले रीडिंग कितनी थी? L/2। ऊपर कितना था? L/2। हाँ L/2 था, तो इसी से रेशियो मिल गया हमें कि टोटल L है। तो इससे ये EMF E की वैल्यू E0/3 हो गई, पहली इक्वेशन। 2E0/3 का आधा। दूसरा यही फिगर हम नीचे बना लेंगे। तो अब ये स्मॉल r है और नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 4R, वो 4 ओम। 4R। तो ये 0 से ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? E/5। इस पे ड्रॉप 4E/5। क्लियर? अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई? 12/3 का तो निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है तो लेंथ दी गई होगी, लेंथ 12/3 को करना। ओके, ठीक है, बहुत आसान। तो हम इसका इस टोटल ड्रॉप लिख सकते हैं। E0 का
R बाय R प्लस R, ये टोटल ड्रॉप होता है, इसका रेजिस्टेंस R मान लें तो इसका 2/3 आया, और ये E0 बाय 3 के बराबर है, कंपेयर कर लो। हाँ बिल्कुल तो आ जाएगा आंसर। इसी से आ गया। मतलब एक बार ऊपर पोटेंशियोमीटर बना लो, एक बार नीचे बना लो, और रेशियो ले लेना, ठीक। हाँ 18 हो गया, चले 19 चले हो गया। इसमें टॉर्क नहीं लगेगा ना, इसलिए ओमेगा कांस्टेंट रहे। इंटरनल है ना वो, तो सब यूनिफॉर्म कैन फ्रीली अबाउट अ फिक्स द मास हैविंग स्ट्राइक एट टॉप साइमल्टेनियसली स्टिक टू द रॉड। ये तो क्योंकि सिमेट्री है तो ये बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि सिमेट्री है तो सब चिपका दो। इम्पल्स पूछा है क्या? नहीं समय ओमेगा निकाल क्वांटम का पूछा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के, और यहाँ से हम्म। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के समय का निकाल लो। सर वो कोई लॉस होगा ही नहीं। फिक्स्ड है बीच में, ओमेगा वो टॉर्क लगा ही नहीं ना इसलिए। हिंज है वो। नेट टॉर्क 0 है ना। ओके, हाँ तो कांस्टेंट वो टॉर्क ठीक है, लेकिन ग्रेविटी का आएगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ मासेस बराबर है। हाँ ये जितना लूज करेगा उतना ही ये हाँ। गेन ये करेगा, गेन कर नहीं, लेगा। और हाँ, डन बाय ग्रेविटी 0। यस तो Yes. इसका ओमेगा नॉट सॉल्व करने पे ओमेगा ही आ जाएगा। हाँ बस हो गया। आ गया था आंसर। यस सर। सर एक बार 16th वाला बता दो। बता दो, P1 V1 P2 V2 लगा दो। क्यों? अरे इसमें एयर है ना, मतलब पहले मोल्स। हाँ नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है ना, हाँ एयर इतने में थी, ये लेंथ कितनी थी 100 सेंटीमीटर, एयर कितनी थी शायद P0, ठीक है। दूसरे में अ ग्लास ट्यूब व्हिच इज क्लोज्ड एट वन एंड इज कंप्लीटली डिप्ड विथ ओपन एंड downward in a vessel containing so that length of air column, the tube is raised upward until the length of the free surface is 100 centimeter, length of the free surface ये total 100 है। length of the air column trapped between this and this, इसकी टोटल लेंथ टोटल 100 नहीं है, टोटल तो कुछ ज्यादा है। वो वाटर लेवल वाटर लेवल 100 है। ग्लास ट्यूब व्हिच इज क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, इज वो dipped H with बराबर 100 open है। end downward in vessel containing unknown liquid, ठीक है। length of the air column is 100. now the tube is raised upward until the height of the free surface of liquid inside the tube becomes 100. ओके, फिर टोटल 100 ये हो गया, हाँ ठीक है। और पहले H ये था, H यही था ना, तो इसका हाँ। अंदर का प्रेशर है P0 प्लस H रो जी है, हाँ वॉल्यूम है 100 इंटू एरिया। अब इसका प्रेशर है P0 माइनस H रो जी, और वॉल्यूम है 100 माइनस H। सर टोटल एच नहीं है, सिर्फ एच हमारा 100 है। ऐसा है क्या? ये फिगर सही है कि नहीं? फिगर सही फिगर सही है, क्वेश्चन में समझ आ रहा है वो H की वैल्यू 100 है, जो वाटर एच की वैल्यू 100 है। H की वैल्यू कौन से फर्स्ट दोनों H की दोनों वैल्यू में, दोनों में। इस H की वैल्यू 100 है ये, हाँ, हाँ तो ऊपर सरफेस ऑफ लिक्विड की हाइट हमारी 100 दी है ना। सरफेस ऑफ ओके लिक्विड। ऐसा ये 100 है, तो ठीक है, उसको x मान लेंगे, x 100, तो ये P0 माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू एक्स, एक ही अननोन है x, निकल आएगा P1 P2 P2 लगा, ठीक है सर। ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, मतलब आसान ये था कि शायद ये H गिवन था तो ये बहुत आसान बनता, डायरेक्ट हो जाता, क्योंकि H 100 सेंटीमीटर है, ये 5 इंटू 10 पे 3 है, रो G 0.5 ATM मतलब H, 1 मीटर H आ गया 1, तो ये 0.5 ATM आ गया, तो पहले ये 1.5 एटमॉस्फेयर था, अब आधा, और अब आधा एटमॉस्फेयर कम हो जाएगा तो ये आधा एटमॉस्फेयर है, तो जितनी लेंथ ये थी एयर कॉलम की उसकी लेंथ ये 1/3 बचेगी, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 1/3 बोल रहा हूँ, 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, 3 गुना ही तो चलो। सर वो जो आइस वाला क्वेश्चन था ना, हाँ उसमें अपने हम मतलब dp/dt कब 0 कब करते हैं? आपने वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे दी? dv/dt 0, ये क्या चीज है dv/dt? आइस वाले क्वेश्चन में वो जो v आइस रिलेटिव dm/dt ये थ्रस्ट होता है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, क्योंकि पानी को फेंक नहीं रहा है, वो पानी तो उससे रिलीज हो गिरता जा रहा है, मेल्ट हो रहा है ना, पानी फेंक थोड़ी रहा है, कंजर्व नहीं है। तो मोमेंटम कंजर्व्ड है ना, पानी जो रिलीज हुआ उसका उसके पास भी तो मोमेंटम है,
तो सर मतलब मैंने ऐसे लिखा dp/dt इक्वल्स mdv/dt प्लस गलत लिखा ना, गलत लिखा। वो मास अलग, जो मास पानी रिलीज होता जा रहा है वो अपना मोमेंटम अलग ले जा रहा है। कहीं भी थोड़ी लगा दोगे कि मास आधा हो गया तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। सर रूल थोड़ी है कि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो पानी बचा हुआ m/2 का पानी है उसके पास भी v0 है, तो इसके पास v0 ही है। जो पानी मेल्ट होता जा रहा है उसके पास भी स्पीड है। ओके सिंपल सी बात है, रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो थ्रस्ट नहीं आएगा। ठीक, चलो मैं इसका पेपर निकालो। सर मैं उसमें एक चीज कह रहा था, कितनी बननी जो चाहिए आपने थी? लास्ट वाला सॉल्व किया था, क्या? जो एकदम लास्ट वाला सॉल्व किया था, आपने कहा था उसमें वर्क ग्रेविटी वर्क नहीं करेगी, हाँ, तो फिर उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा कैसे? अरे हॉरिजॉन्टल में आएगा कांस्टेंट ओमेगा से नहीं घूम सकती चीजें। कैसे? अच्छा हाँ, ये भी तो है। चलो मेंस वाला निकालो पेपर, ये है, सॉरी ये पेपर कहाँ है, इसके नीचे। चलो डाउट बोलो, 1 2 3 4 1 2 2 वाले 3। में उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि रेस्ट पे ही रहेगा। किस ऐसे वाले ऐसे में? क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में वैसे बोला नहीं था सॉलिड सर। सिलेंडर प्लेस्ड ऑन द एज शोन द फ्रिक्शन। मैं अरे नहीं, तो हमें चेक करना है कि रेस्ट पे रहेगा कि नहीं। तो अगर म्यू कम पड़ गया तो रेस्ट पे नहीं रहेगा ना वो। उन्होंने सॉल्यूशन में लेट अस अज्यूम सिलेंडर इज नॉट मूविंग लिखा है। हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा सॉल्व करने पे चेक कर लो, mg cos थीटा तो सही है ना, ये चीज सही निकली ना। हाँ हाँ, ये चीज सही नहीं निकलती अच्छा तो हम फिर मोशन कराते। ओके ओके तो समझ दो केस बनेंगे, या तो ये मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो दो हम्म। फ्रिक्शन आएंगे। लेकिन इसी से आंसर आ गया तो दूसरा चेक नहीं करना पड़ा। ओके सर। ठीक यही है कि अगर इस पे मैंने फोर्स लगा दिया, अब मैंने म्यू दे दिया, म्यू 0.5 है और ये मान लो 20 न्यूटन है, 20 किलोग्राम है, और फ्रिक्शन होता 150 न्यूटन। अब पूछा होता व्हाट इज फ्रिक्शन, तो आप दो केस बनाते ना कि या हाँ तो रेस्ट पे रहेगा या नहीं रहेगा। यस उस हिसाब से स्टैटिक या काइनेटिक होगा, वैसे ही यहाँ है। ओके ठीक है, थर्ड फोर्थ चलिए फिफ्थ सिक्स्थ चलिए 7 8 चलिए 9 10 चलिए 11 12 12 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? 12th वाला बता दो। 12th वाला बताइए। अ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर बाय यूजिंग, देखो इससे तो मैं आर भी मिल जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर आ गया 6 ओम, कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय शंट, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आ गया 1/2 ओम। आ गया, बस रिप्लेस कर दो। यहाँ 6 ओम बना लो, यहाँ हाफ ओम बना लो। वोल्टमीटर की रीडिंग इस पे ड्रॉप है, एमीटर की रीडिंग यहाँ से जाने वाला करंट है। याद आया कुछ? रियल डिवाइसेस में हम उनको रिप्लेस कर देते हैं रेजिस्टेंस से, और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा 6 वोल्ट के अक्रॉस, वो वोल्टमीटर की रीडिंग है। क्लियर? और एमीटर से जाने वाला करंट एमीटर की रीडिंग। ओके सर। ठीक, सर ऐसा बुकलेट में बुकलेट में भी था, जरूर होगा। 13 14 चल 14 वर्क एनर्जी थ्योरम टाइप का होगा, हाँ वही है। 15 ओके 16 ओके 17 18 ओके 19 हो गया 19 हो गया। यस 20 ओके सही को 19 है, ये 19 a short wire AB carrying current I1 lies in plane of current carrying I, point E and B। इससे निकालना पड़ेगा इस पर फोर्स क्या आएगा और वो कितना आएगा। तो इस पर फोर्सेस ऐसे आएंगे हाँ, तो इसके पास एक अल्फा भी होगा, एक ए भी होगा। तो इस पॉइंट का एक्सिलरेशन ए प्लस अल्फा आ रहेगा, इसका ए माइनस अल्फा आ रहेगा। झल गया? ये लेंथ 2r मान ली हमने। बात आई समझ में? सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लोगे तो अल्फा इसका ऐसा आएगा ना, सोचो
फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस पे 1 मिनट देख लें, फोर्स ऐसा ही है, क्रॉस आई ऊपर, ये है फोर्स। तो इससे हमें पता चल गया कि पक्का ये ऐसे घूमेगा और सेंटर ऑफ मास पक्का ऊपर जाएगा। तो मिल गया इसका a माइनस अल्फा एल बाई 2, इसका a प्लस अल्फा एल। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो 20 हो गया था, 21, 21, 22, 23 हो गए? हो गया। 24 हो गया, 25 हो गया। ओके सर। चले नेक्स्ट शीट 26 ओके हो गया। और मेंस के पूरे करा करो 10 भी, मतलब जो नहीं किए वो बाद में किया करो। नेक्स्ट सॉल्यूशन दे रखा है वैसे 4 एम्पीयर 26 का करेक्ट करवा 5 ही करे थे। 26 में क्या गलत था? सर आंसर जो पीडीएफ मिली थी उसमें 1 दिया था, 1/2 आ रहा था। 1/2 ही तो है आंसर। नहीं, उसमें 1 दिया था। n पूछा ना, n की वैल्यू तो 1/2 आई यार, क्या लफड़ा है? नहीं, जिंदल सर ने शेयर की थी, उसमें 1/2 आंसर नहीं था, 1 आंसर था। क्या ध्वनि है तो चेक। Each having uniform line charge 1/2 pass through midpoint of two opposite faces of length L. The modulus of total flux through both the line charges through the face ABCD. ABCD. ये C है शायद, है ना? लैम्डा by 4 दोनों 5 तो टोटल का आधा आएगा, लैम्डा L by 4 एप्सिलॉन, दोनों तरफ के फेसेस हैं। ड्यू टू बोथ द लाइन चार्जेस, दूसरा लाइन चार्ज कहाँ है? एक ही है, एक ऊपर से जाता तो दोनों का जुड़ जाएगा into 2, तो लैम्डा L by 2 एप्सिलॉन होगा। 27 हो गया। चलो हाँ सर। 28, चलो 29 और 30 सर 30 समझे। is a figure shown 2 LEDs can be used as polarity detector applying a positive source volt. ओके, तो ये कह रहे हैं कि ये 8 वोल्ट क्या है, होगा कुछ सेटअप तो सिर्फ इतना है, 2 LED है, अगर हमने ऐसा लगाया तो इसमें से करंट जाएगा, और इसमें अगर हमने ऐसा लगाया, ऐसी बैटरी लगाई तो इसमें से करंट जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर आएगा और यहाँ से रेड कलर आएगा। चलो अब देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव सप्लाई, ठीक है, नेगेटिव सप्लाई रिजल्ट्स इन रेड कलर, तो ये नेगेटिव सप्लाई है हमारी, ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस भी है। अब देखेंगे, अब आएगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर टू एंश्योर थ्रू द ऑन डायोड फॉर द कॉन्फ़िगरेशन बोथ डायोड हैज रिवर्स वोल्टेज 3 वोल्ट, एवरेज टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, मतलब फॉरवर्ड बायस में 2 वोल्ट का ड्रॉप है। अप्लाई अ पॉजिटिव सोर्स वोल्टेज एंड अ ग्रीन लाइट, पता नहीं क्या लिखा, नेगेटिव सप्लाईज रिजल्ट इन रेड लाइट, पॉजिटिव सप्लाई रिजल्ट्स इन ग्रीन, ये सही है, यहाँ तक तो समझ गए। पैकेज ऑफ सच कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो आर शायद हमने यहाँ लगा रखा, आर टू एंश्योर अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर थ्रू द ऑन डायोड फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑन डायोड मतलब इसमें से 20 मिली एम्पियर करंट जाना चाहिए। अब देखते हैं, बोथ डायोड है रिवर्स वोल्टेज 3 वोल्ट एंड एवरेज टर्न ऑन वोल्टेज 2 वोल्ट, ठीक है। ये 8 वोल्ट क्या दे रखा है? 8 वोल्ट बैटरी है हमारी से, बैटरी का साइज है 8 वोल्ट पक्का, है ना? तो इस पे हम फॉरवर्ड में 3 वोल्ट भी दे सकते हैं, 2 वोल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन कम वाला हम देंगे तो कम वाला कौन सा है? 2 वोल्ट। ये सोचना है बस कि हम 3 वोल्ट, एक बार 3 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, एक बार 2 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो इनमें जो कम वाला कौन सा है? 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो 8 वोल्ट का ड्रॉप इस पे है, 2 वोल्ट का ड्रॉप इस डायोड पे है, तो बचा हुआ 8 माइनस 2 वोल्ट का ड्रॉप इस पे है। और करंट कितना जा रहा है?
20 मिली एम्पियर सिर्फ एक ही डिवाइस से जाएगा। ये पूछा था। सर हमने कम वाला क्यों चूज किया? -3 करना चाहिए ना, 3 का रिवर्स वोल्टेज है तो जो अपना रिवर्स पोलैरिटी में है वो 3 अरे वोल्टेज का जो ड्रॉप है। फॉरवर्ड वाले पे ऐसे समझो, इस पे हमने 2 वोल्ट का ड्रॉप किया, इस पे मैक्सिमम 3 का, तो ये अभी भी रिवर्स है। सोचो, क्योंकि हम 3 वोल्ट क्रॉस नहीं किए। दिक्कत कब होती? जब 3 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई आती, तो ये अभी भी ओपन सर्किट है, तो इस पे 2 वोल्ट ही आएगा। 3 वोल्ट इसलिए दिया है कि 2 वोल्ट पे वो ब्रेक डाउन नहीं होगा दूसरे वाले का। तो करंट ऊपर से तो 0 है क्योंकि रिवर्स है, तो जो करंट आ रहा है नीचे से आ रहा है, तो 20 मिली एम्पियर नीचे से गया। 3 वोल्ट इसलिए नहीं ना कि नीचे वाला ब्रेक डाउन कर जाएगा फॉरवर्ड वाला। हाँ, रिवर्स एक फॉरवर्ड वाले पे 2 वोल्ट है, तो रिवर्स वाले पे भी 2 वोल्ट होगा, पैरेलल में है। तो रिवर्स ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए ना उस समय, इसीलिए वो 2 वोल्ट से बढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये आंसर। चलो आ जाओ मैग्नेटिक इफेक्ट की शीट। पहला क्वेश्चन चले, दूसरा चले। कुछ मैंने बुकलेट के उठा के डाले थे, सो दैट तुम्हें बुकलेट ना रिवाइज करना पड़े। 3rd 4th 5th। फोर्थ वाला। An alpha particle is moving in a circle of radius r with constant omega at distance 2r. पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा से at 2r from center. ये पॉइंट है E. Point A records magnetic field produced by alpha, the minimum time interval between two successive time at which A records 0 magnitude at T. अब वहां टप्पा रे, टेंजेंशियल 0 मैग्नीट्यूड कहाँ आएगा? यहाँ और यहाँ। ये समझ गए? हाँ, क्योंकि आधे में ये क्रॉस आएगा, आधे में डॉट आएगा। सोचो, जब ये इधर जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आएगी, जब इधर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट आएगी, तो बीच में कभी ना कभी 0 आएगी। 0 कब आएगी? जब ये लाइन उसी से पास होगी। वी क्रॉस ये लेंथ r है तो वो लेंथ 2r है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है। 60 ओके, ये 60 डिग्री है। तो टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछा है, तो ये गैप अब जो भी पूछा है तो 2 टाइम लगेंगे, T/3 2 सक्सेसर टाइम। तो पहला आएगा 2π/3/v, एक π/3 मिनिमम पूछा है। एक 4π/3 आएगा, एक 2π/3 आएगा, तो मिनिमम वाला बॉम्बे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। 5th हो गया। 5th में रेडियस कांस्टेंट रहेगी ना? नहीं, Positive charge having a charge कम हो गई थी रेडियस। charge makes perfectly inelastic collision with Charge double हो गया ना? rest with free to move. m भी तो डबल हो चार्ज गया। भी डबल हो चार्ज भी डबल हो गया। ठीक है, ठीक है, हो गया। हाँ नहीं mv by bq कोई सा मैच नहीं कर रहा था इसका। mv by bq होगा। mv मोमेंटम है, ये तो सेम रहा, लेकिन चार्ज हमारा डबल हो गया तो रेडियस आधी हो गई। तो रेडियस आधी किस में हो रही है? आधी तो सब में हो रही है। सेंटर भर चेक करना है बस हमें, तो सेंटर चेक कर लो। नहीं ये बोला y एक्सिस वाला रिस्ट्रिक्टेड है। r/2 आ रहा था सेंटर। अरे यार, enters a velocity vj cap x by magnetic field k, ये पॉजिटिव चार्ज enters at origin। सॉरी मत करो, सॉरी। नहीं कर दो, करो। चार्ज ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड b minus k cap which is present in space, the charge makes perfectly inelastic collision with another at rest free to move। ठीक है, इसका लाइन का मतलब क्या है? एट इट मैक्सिमम y बता। यहाँ टकराया है, इस पॉइंट पे टकराया है, तो यहाँ तक ऐसा गया और इस पॉइंट पे टकरा गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे टकराया तो अब मास हमारा हो गया 2m, चार्ज हो गया 2q, स्पीड हो गई v/2। तो अब जो सर्कल बनेगा वो सर्कल ऐसा बनेगा। ठीक, क्लियर? तो सर्कल का रेडियस x कोऑर्डिनेट तो r ही आएगा नेगेटिव में, y कोऑर्डिनेट r/2, तो सेंटर आएगा -r, r/2, रेडियस आएगा r/2। समझ गए? ठीक, तो मोशन ऐसी हो जाएगी ऐसे।
पार्टिकल का नाम नहीं सेट करना चाहिए, कौन सा पार्टिकल? क्यों नाम करें? तो वहाँ पे मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट लिखा था, तो फ्री पार्टिकल की बात लग रही थी थोड़ा सा। क्या है, सब सही तो है, जरूरत का आइडेंटिकल पार्टिकल है, काम हो गया अपना। आइडेंटिकल पार्टिकल ठीक है, लेकिन कौन सा वाला पोजीशन पे रखा हुआ है, मतलब किस पोजीशन पे रखा है वो नहीं समझ में आ रहा। नहीं यार, ओरिजिन पे लिखा है ना, ओरिजिन से एंटर कर रहा है। हाँ, ओरिजिन पे जे कैप है और यहाँ पे टकरा है, सब सही तो है। ये नहीं समझ, मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट किस चीज का है? वो सर्किल वाले को, जो सर्किल में इनिशियली मूव कर रहे थे, जो रखा हुआ है। रखा हुआ था का मैक्सिमम का क्या मतलब है? जो मूव कर रहा है उसी के पास मैक्सिमम है, उसी के बदल रहे हैं ना कोऑर्डिनेट। जो बदल ही नहीं रहा उसमें मैक्सिमम का क्या मतलब है? 6 चले 7 चले 7 का डेली नहीं आएगा, डेली आ रहा है। किसका? डेली 7 आएगा का? ना? नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा तो 7 का? हाँ 7 का। अभी करवाता हूँ तुम्हारा गलत। नहीं, सही करंट है। कैरिंग वायर टू इट्स नॉर्थ साउथ नॉर्थ, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B 1.5 टेस्ला exists in cylindrical region, its direction being parallel to the axis along east to west, ठीक है। the current carrying wire in south north direction, ठीक है। wire intersect the axis experienced a force 1.2 न्यूटन डाउनवर्ड, है तो महासड़ा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऐसा है, करंट इधर है, तो IB फोर्स नीचे आएगा, ठीक है। तो BI2R ये फोर्स आएगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो रूट कहाँ आ रहा है इसमें? रूट तो बना ही नहीं ना, अभी टर्न कर दिया। रोटेट करेगा ना, इसके बाद rotate 45 बाद में किया। ईस्ट साउथ में रोटेट भी टच किया। करना है। हाँ द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ, ओके, इसकी वैल्यू 1.2 न्यूटन, हाँ ओके। अब आगे रोटेट कर दिया। वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ वायर टू नॉर्थ ईस्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम रहेगा, लेंथ भी बदल जाएगी, कोसेक थीटा साइन थीटा कट जाएंगे। ये लेंथ भी जो 2r थी वो 2r बाय साइन थीटा हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना सीधी तरफ, लेंथ बढ़ गई, हाँ हाँ तो वो कट गए ना, BI2R बाय साइन थीटा इनटू साइन थीटा, कट गए, ठीक। आ गया समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ या उस लेंथ का कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा ना वहाँ। चलो 8th का चले आ गया, चले 9th, चले तो 9th वाला बताइए जी। अब वहाँ सड़ा रे, जी की फॉर्म में याद करो, शीट का आंसर याद है, हाँ टेस्ट टेस्ट में शीट का आंसर म्यू0 के था म्यूजिक के बाद 2 म्यू नॉट डी बाय पाई टेन अब इनवर्स। इसमें से ये आइटम हटा दिया, वायर मान इस लिया। आइटम का जो आंसर होगा वो माइनस करना पड़ेगा। हाँ। इस आइटम का आंसर होगा म्यू0 अपॉन 4 पाई 2 DI बाय R H, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू0 K बाय 2 माइनस म्यू0 अपॉन 4 पाई 2 DI K इंटू A बनेगा बाय H, ठीक है। सर इसमें सॉलिड सिलेंडर वगैरह में अगर कंडक्टर लिखा तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना? कहाँ लिखा मतलब है? कंडक्टर ही होना चाहिए ना? काय में? नहीं 8th वाले में जैसे कंडक्टर लिखा है तो उससे कुछ फर्क तो सॉलिड नहीं में ही होगा ना, करंट सॉलिड में लिखा होगा। नहीं लिखा होगा। वैसा कुछ तो नहीं होता कि जैसे चार्ज साइड में हो जाता है, करंट भी साइड नहीं, करंट अपन पूरे वॉल्यूम में मानते हैं। ये बताओ, नहीं तो करंट डेंसिटी में करंट पर यूनिट एरिया लेते हैं ना, तो हाँ, करंट क्या सरफेस पे? सेंस ही नहीं बनता। करंट तो पूरे वॉल्यूम में था ना, हाँ समझ गए? चलो 9th हो गया। तो एक 10th सेकंड, आपने मैग्नीट्यूड कैसे कंपेयर किया था? किसका? उसी वाले में मैग्नीट्यूड कैसे कंपेयर किया था? डायरेक्ट इसमें? इसी वाले में। अरे नाउन तो यूज करो यार, उसी कर रहे हो। ये 9th वाला। हाँ अब ठीक है। किसका मैग्नीट्यूड? मैंने कुछ कंपेयर नहीं किया, मैंने तो वैल्यू लिख दी। तो सबट्रैक्ट कौन सा किसमें से किया, कैसे देखा? अरे यार अंडरस्टूड है यार, इसका बड़ा है बचे हुए का। जब टोटल सबका मिला के म्यू0 K बाय 2 था, उसमें एक पार्ट हटा दोगे तो इनका उसी डायरेक्शन में रहेगा ना। नहीं आ रहा समझ? ठीक है। सबका जुड़ ही रहा था ना। चलो 10th चले आ गया, नेगेटिव वाला है। 11th बता दीजिए। अरे फिर बता दीजिए, ये मैंने पहले बता चुका हूँ रे। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों है और वेलोसिटी है तो दो ही क्वेश्चन पॉसिबल है, या तो वो रेस्ट पे है तो QE प्लस QV क्रॉस भी कट गए,
और अगर वो मूव कर रहा है तो ट्रेजेक्टरी नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ स्पीड पूछी जाएगी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, वर्क डन बाय मैग्नेटिक इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक कभी वर्क करेगा नहीं, इलेक्ट्रिक ही वर्क करेगा। तो यही 2 क्वेश्चन आ सकते थे, ठीक है। अब इसकी स्पीड इस पॉइंट पे इतनी है, स्टार्ट्स मूविंग तो इनिशियली रेस्ट पे है ओरिजिन, तो ओरिजिन पे स्पीड 0 है। किसी ट्रेजेक्टरी में गया x0 y0 0 पे स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड आई, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि कांस्टेंट है तो ई नॉट आई कैप के साथ डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, ओके सर, -0, तो q ई नॉट x0। अब याद आ गया? हाँ हाँ समझ। 12 चले 13 चले पक्का फील करते हो ये टॉर्क की डायरेक्शन? हाँ सर। एम अंदर है, बी इधर है, एम क्रॉस बी का टॉर्क नीचे है, ठीक है। तो ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होगा और टॉर्क mv sin 90, ग्रेविटी का कोई टॉर्क नहीं, तो अल्फा टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए? चलो 14 चले 15 चले 16 कर रहा है, बिल्कुल सही है बिल्कुल। बताऊं क्या? बता दीजिए। नहीं चले, ट्राई किया था। महासड़ा है वैसे, है तो सिंपल सा, क्योंकि μ0 ni इज इक्वल टू एम भी वो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्रीक्वेंसी क्या थी? 2 पाई m बाय bq। नहीं 1/2 पाई m बाय bq। ओके, ये ओमेगा था, है ना? टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड तो 2 पाई बाय t bq बाय n। कंपेयर कर लो इसी से, b μ0 ni। कुछ गलत कर दिया होगा, यही तो इन्होंने किया। फिर से करके देखता हूँ। हाँ वो फॉर्मूले तो वही लगे थे। 17 चले 18 चले डायरेक्शन था। अच्छा डायरेक्शन ओमेगा की होगी, डिस्क एंगल बाय द टॉर्क अप्लाइड बाय डिस्क बाय एक्सिस ऑन द डिस्क। तो अगर ये रेस्ट है तो नेट टॉर्क कटेगा, तो जो m का टॉर्क होगा m क्रॉस b, वही टॉर्क एक्सिस का होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट m पे m वेक्टर कहाँ है? सॉरी नीचे m इधर है, b इधर है, b कोशिश कर रहा है तुम m के पैरेलल आ जाओ, तो ये जो टॉर्क लगाएगा एक्सिस लगाएगा। ठीक है, ये mb वाला टॉर्क। समझ गया? मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क को अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। 19 हेंस प्रूव 20 20 का टैली आ रहा था। नहीं बॉम्बे ही आएगा, पना आएगा। Charge uniformly distributed if we keep both amount of charge placed and its angular velocity vary the radius, then magnitude of magnetic induction integration से निकलेगा। वही किया था, ये था चार्ज, लगता तो नहीं वही किया था। चलो x पे हम देखें चार्ज कितना है, dq ओमेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई i बाय r। r x है, i की वैल्यू dq बाय ओमेगा। ठीक है, सिग्मा को q बाय पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा ओके, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, कट गया तो dx बाय r स्क्वायर टाइप का बचा, तो 1/r के प्रोपोर्शनल आया बॉम्बे। सिग्मा तो नहीं ले लिया था और सिग्मा को कांस्टेंट ले लिया? नहीं सर, मैंने गलती से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर दिया इंडक्शन, वो मैग्नेटिक पढ़ के। चलो 21 चले 22 चले दोनों 22 में रेशियो ही पूछा था ना? क्वेश्चन क्या है? रेशो पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का b1 बाय b2। a बाय r निकालना, लिखा नहीं था क्या?
नहीं उन्होंने लिखा एक लाइन नहीं में से है, क्वेश्चन। एक लाइन हाँ बन गई है। हाँ सर। चलो कॉम्प्रिहेंशन, चलो चलो मेरे ख्याल से दिक्कत इसका नहीं होनी चाहिए। 24th वाले का डी क्यों नहीं होगा? A detector may not detect a charged particle with the desired filter speed if the charge is too high से दिक्कत नहीं है, speed is too high में लफड़ा हो जाते हैं, relativistic factor आ जाएंगे। ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा चार्ज ज्यादा होगा तो हो जान दो, क्या दिक्कत है उससे, हमारा क्या जा रहा है, हम मैग्नेटिक फील्ड बड़ा लगा लेंगे, उससे दिक्कत नहीं है। हाई स्पीड में दिक्कत है, जब एक स्पीड हाई होगी तब प्रॉब्लम आएगी। ऐसा कुछ है, पता नहीं, लग नहीं रहा मुझे कि स्पीड में क्यों इतनी दिक्कत है कि सर? मतलब स्पीड अगर टू हाई हो गई तो रिलेटिविस्टिक फैक्टर आएंगे और वो कैलकुलेशन बदल जाएंगे, ये नहीं रहेंगे फिर। अच्छा ठीक है। नहीं हाई प्रोवाइड कर सकते हैं प्रैक्टिकली क्या मतलब उतनी हाई प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है? और क्या लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में कितना क्लोज तो पहुंच गए थे, वो 7 किलोमीटर साइक्लोट्रॉन। तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ती है। जो सोर्स लगाते हैं ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहती फिर जब ये घूमता है। हाई स्पीड से जब जाता है, वेलोसिटी सी के क्लोज होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें वेरी करनी पड़ती है, एडजस्ट करनी पड़ती है हमें। समझ गए सर? 25th की चेन्नई और दिल्ली ऑप्शन बकवास, मतलब कुछ भी लिखा है ना, फोर्स सेम है बट एक्सीलरेशन डिफरेंट। गलत लिखा, वो तो एक्सीलरेशन भी सेम आएगा, फोर्स सेम आएगा, तो मास तो दोनों जगह सेम ही है ना। यस यस। चलो ये मैट्रिक्स, ये चलो आंसर दिए हैं बीसी। चलो 28 मोर देन 1 पे आ जाओ। चले 28 29 चले सर 29 में एक बार डायरेक्शन बता दीजिए कैसे दिखते थे कैविटी में? ऐसे दिल्ली वाला, हाँ दिल्ली वाला सर। 29 दिल्ली वाला ओके। 29 में हम क्या करते थे, पहले पूरे में क्रॉस भर लिया, इसमें हमने डॉट खाली कर लिया, तो इसमें आ गया हमारा डॉट। अब अगर हमें इस पॉइंट पे देखना है तो इस क्रॉस की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी, इस क्रॉस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इस पॉइंट पे अगर सिर्फ एक किसी पॉइंट पे देखें तो ये आएगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा और सेंटर पे, हाँ ठीक है, और इसकी तो जीरो ही आएगी सेंटर पे, तो नेट ऊपर आ गई। इस पॉइंट पे देखते तो इसकी इधर आती, इसकी इधर आती, डिफरेंस निकालते फिर कांस्टेंट आ जाता, तो फील्ड लाइन बनती ठीक है। J क्रॉस C1 C2 हाफ म्यू 0 J क्रॉस C1 C2, ये कैविटी में याद करो, हाफ म्यू 0 J क्रॉस R फॉर्मूला बना था इसका। तो जब हम किसी पॉइंट P पे निकालेंगे, किसी पॉइंट P पे, तो इसका C1P हाफ म्यू 0 J क्रॉस C1P, उसका PC2 ये बनता वेक्टर कांस्टेंट, तो हाफ म्यू 0 J कॉमन C1 C2 वेक्टर, तो C1 C2 के परपेंडिकुलर है ऐसा। जबकि यही अगर चार्जेस होते और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया, रो C1 C2 बाय 3f। ये C1 C2 के पैरेलल था स्फीयर में। सर ये परपेंडिकुलर अपन ने J नॉट K कैप की वजह से बोला ना, K कैप आएगा ना, क्योंकि हमेशा करंट के परपेंडिकुलर होता है ना, तो करंट हमारा ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर है। 30 तो दिल्ली वाला सर दिल्ली किसका, दिल्ली पिछले का दिल्ली। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टिंग इट मूव्स बिफोर कोलाइडिंग विद वॉल, बिल्कुल सही लिखा है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी आ गई ना, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो फोर्स आएगा ही नहीं ना, ये सीधे इससे टकरा कैविटी के अंदर कहां अंदर प्रोजेक्ट किया है, फील्ड वही आ गई थी, कैविटी के अंदर ही किया, अंडरस्टूड है। विद वेलोसिटी v0 मैं लिख देता हूं इनसाइड कैविटी, फिर तो ठीक 30 चलो नहीं है, मुझे बता दो आगरा वाला क्या है, इसका आगरा और बॉम्बे चार्ज क्यू मोमेंटम p 30 डिग्री डिविएटेड, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, तो रेडियस r की वैल्यू मिल जाएगी 2d, ठीक है। r sin 30 इज इक्वल टू d 2d, और mv बाय bq इक्वल टू 2d,
तो मोमेंटम मिल गया। आगरा सही है। वेक्टर लिख रखा था वो कुछ नहीं, वेक्टर वो गलती से लिख है। द मैग्नीट्यूड मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम, मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम, सेमी सर्कुलर। तो वो जब ये पूरा पलट जाएगा तब मोमेंटम ऐसा आएगा। तो जब समझ गए डी आर के बराबर। ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, वेक्टर की दिक्कत है बस। ठीक है, वो वेक्टर तो ऐसे मजाक में लगा था। मैग्नीट्यूड 31 हो गया, 32 हो गया। सर 32 में कोई एक ऑप्शन सही मानना पड़ा तो फिर बाकी दोनों सही हो गए। क्यों? क्योंकि क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था, उसमें tan इनवर्स 4/3 बन रहा था। पार्टिकल दिया होगा ना, रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें रेडियस अलग रेडियस का रेशियो दिया। इसी रेडियस के बराबर आ गई थी दोनों। इसमें ये 90 डिग्री बीच में एंगल सब्सटीट्यूट किया। इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना, इसमें ये कंडीशन है, तो ये बराबर आ गया, ये आर के बराबर आ गया। इस क्वेश्चन में ये दूसरे वाले सर्कल का आर दिया था, मतलब ऐसा है, और ये यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, निकला ही वहां से। जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो ऐसे थे कि निकलता कहीं यहाँ से था, समझ गए? अच्छा, तो ये वाला एंगल 90 नहीं बनता था, इसमें ऐसा है कि निकला इस पॉइंट से, तो इसकी भी रेडियस आर होगी। क्लियर? हाँ। बट क्वेश्चन जो क्लास के क्वेश्चन थे, जैसे नीचे वाला फिगर है उसमें दोनों एंगल 90 डिग्री होते हैं ना, जब दोनों सर्कल अरे कट वो कर रहे होते क्वेश्चन कुछ और था रे, ऐसा था ये 90 है, ये 90 है, लेकिन इस पे ठीक है, ये ऐसा समझ गया ना? तो हमें ये नहीं पता था ये कितना है। अच्छा, उसके लिए ये तो सर्कल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। हाँ। चलो एबीसी हो गए। 33 चलो हो गया। 34 में सी और एफ पे सेम नहीं आएंगे? सी और एफ सेम ही लिखा है वो, सेम आएंगे, सी और एफ पे बिल्कुल सेम आएंगे, सेम ही है वो, सेम ही लिखा है। रैशनलाइज कर दो। ठीक है सर, ओके सर। चलो 35 चलो आया। से हम इंडिविजुअली वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैंने याद दिला दूं फिर से कि हम किसी भी पाथ पे वैल्यू निकाल सकते थे। इस पाथ पे निकालना था ए से बी, तो ए से बी बी डॉट डी एल क्या आएगा? म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई इनटू थीटा सबटेंडेड। क्लियर? सर 35 वाला बता दो। वही 35 ही चल रहा है। ये तो आपने बताया वो कैसे निकालते हैं। हाँ, अब 35 वाले में इसमें तो वो पूछा नहीं, वैल्यूज तो पूछी नहीं, तो हम एंगल सबटेंडेड से अब भी निकाल सकते हैं ना। ए बी और सी डी में ए बी का एंगल ज्यादा बड़ा है, सी डी का एंगल छोटा है। सोचो, आया समझ में? तो ए बी का आंसर ज्यादा बड़ा आएगा, ऐसे सोचो। ये ऐसा था, ये करंट है। तो जब हम पहले वाले का आंसर निकालते तो ये वाला थीटा लेते, अल्फा लेते, इसका निकालते तो हम बीटा लेते, लेकिन अल्फा ज्यादा बड़ा है, तो इस वाले का म्यू 0 आई अल्फा बाय 2 पाई, इसका म्यू 0 आई बीटा बाय 2 पाई, इसका ज्यादा है। वैसे भी वहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, तो हाँ, वैसे भी डिस्टेंस ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी, लेकिन एंगल बदल रहा है, वो एंगल हमें सोचना पड़ेगा ना सर। लेकिन हाँ, वो भी शायद उसी मतलब उसी तरफ इशारा कर रहा है। चलो अगला, इसमें और कोई बताना है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, इंटीग्रेशन के रूल सही हो गया। डी से उल्टा उल्टा लिखा है तो सही है, बॉम्बे सही, क्योंकि इनको इधर ले जाओ तो टोटल बी डॉट डी एल इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक, क्योंकि बी डॉट डी एल क्या है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से 0 हो जाएगा। 0 और इनको राइट हैंड साइड लिख दिया तो ऑर्डर पलट दिया था। सर वैसे अगर ए से सी में हमारा सेम एंगल और सी से डी में, मतलब ए से डी में हमारा सेम एंगल कर रहा है, तो फिर हमें प्लस माइनस साइन चेक करने की जरूरत नहीं है। ए से डी में तो आंसर वैसे ही 0 है यार। ए से डी में, ए से डी में तो आंसर 0 है। ए से डी और डी से सी, ए से सी, ए से डी में 0 है, जो आएगा डी से सी में आंसर आएगा। हाँ, है ना? ओके। तो ऐसे सोच लो ना, इन दोनों का जो आंसर है वही उन दोनों का आंसर है।
हाँ केस मैं ये पता पूछा था चलेगा। कि मतलब क्या यहाँ पे ये लोग साइन के बेसिस पे इस ऑप्शन को गलत कर सकते हैं कभी कि हाँ, एक ऑर्डर तरफ। मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर करेगा। अगर यहाँ सी से डी लिखा होता तो आंसर गलत हो जाता है। हाँ बस यही पूछा। बिल्कुल। 36 इसका चेन्नई ऑप्शन 34 वाले में मैग्नीट्यूड 34 में क्या सर, दिक्कत है? 34 वाले में मैग्नीट्यूड किसी मतलब ए पॉइंट का आप एक बार बता दीजिए कैसे निकाल। ए पॉइंट का ना, यहां से देखो तो ए पॉइंट का फिगर तुम्हें ऐसा दिखेगा। किसका निकालना है अपन को? ए पॉइंट का ना। तो ए पॉइंट से अपन को एंगल देखो, ये वायर है, ये ऐसा दिखेगा, परपेंडिकुलर है क्या? डी से किसको कनेक्ट किया? जी को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा है, ये डी बनाया, ये जी बनाया, ये ए बनाया। ठीक है, अब हमें ये वाला एंगल थीटा ढूंढना है। थीटा ढूंढने के लिए अगर इसको, लेंथ कितनी है इनकी? 1 है क्या? क्यूब की लेंथ ये वेक्टर है ए आई कैप, तो ये ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप है। मतलब अपन साइड से देख रहे हैं ना कि टॉप व्यू। मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, कहीं नहीं बनाया मैंने, तो बस वेक्टर लिख रहा हूं मैं। तो ये वाला वेक्टर अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं, इसको वाई मानूं, इसको जेड मानूं, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको मैं ए आई कैप लिख सकता हूं, और जो वायर है उसको ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप लिख सकता हूं। लिख सकता हूं। तो ये वाला थीटा मैं डॉट प्रोडक्ट से निकाल लूंगा, ये थीटा निकाल सकता हूं। कॉस थीटा 1/√3 है। नहीं आ रहा समझ में? दिस डॉट दिस अपॉन दोनों का मॉड। आगे तो अगर हमें कॉस थीटा मिल गया तो हमें ये साइन थीटा ही तो चाहिए। अब बात ये उठी कि हमें ये दूसरा वाला एंगल भी चाहिए, क्योंकि हमें ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा चाहिए। लेंथ और पता ये है बीटा निकालना, अब हमें लेंथ पता है पूरी। हाँ। या हमें ये वेक्टर लिख लो, ये वाला वेक्टर पता है, या तो ऐसे कर लो। हाँ। ये ए आई जे कैप है, तो ये ए जे कैप प्लस ए के कैप है। सोच पा रहे हो ये? हाँ सर। क्योंकि इन दोनों का सम ही तो वो है। ट्रायंगल। तो इसका डॉट लो अब, तो ये 2/√3 बनेगा थीटा डैश। तो कॉस थीटा डैश डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का कितना बनेगा? 2 है ना, /√6। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन अब बड़ा आसान सा बन गया है कि हमें ये थीटा पता है, ये थीटा डैश पता है, दोनों के कॉस पता है, तो ये इन दोनों के साइन पता है हमें, अल्फा और बीटा के। ये लेंथ चाहिए, तो μ0/4 I/L साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और साइन अल्फा ही कॉस थीटा है, साइन बीटा ही कॉस थीटा डैश है। इन दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब बस हमें लेंथ चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए का कॉस अल्फा, वो बॉडी डायगोनल का आधा ही है √3 ए का साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कॉस थीटा हमारा 1/√3 था, तो साइन थीटा √2/3 है। तो ये लेंथ भी मिल गया सब कुछ। अच्छा क्वेश्चन था, अप्रोच ये थी, है ना? ठीक है। हाँ सर। और अगर दिक्कत आ रही है तो कोऑर्डिनेट ही लिख लो, इसको 0 0 0, ये ए, और ये है हमारा A,0,0। अब लो, मैथ्स का क्वेश्चन बन गया। निकाल लोगे ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये दोनों एंगल भी निकाल लोगे। ठीक है, चलो 36 हो गया, 37 हो गया। 36 का चेन्नई। An electron shot with velocity towards D कहाँ मर गया? ऊपर, perpendicular to the line of induction at B in the plane of the figure will emerge from opposite corner. सही। मतलब अगर हम यहां से देखें, साइड से देखें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे दिखेगा, डॉट दिखेगा पूरे में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, ऊपर जाने पे थोड़ा कमजोर हो रहा है, लेकिन है पूरे में डॉट ही। ठीक है, अब अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया तो इस पर फोर्स आएगा, सर्कल में घूमेगा,
उल्टा आएगा, भले चाहे वो सर्कल बने या ना बने, ये मुड़ेगा तो ये जरूर है। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में घूमेगा ना इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो वो हमें देखना पड़ेगा किस तरफ से जाएगा। फ्रॉम अपोजिट कॉर्नर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंडक्शन, तो सी सही तो है, अपोजिट कॉर्नर, कोई चाहे कॉर्नर ये हो चाहे ये हो, है तो अपोजिट ही, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या चेक करना उसमें, उल्टी तरफ से निकल जाएगा तो चेन्नई तो सही है। बी वाले में गलत है, बी भी तो सही है ना? क्या बी वाले में क्या गलत है? दिल्ली तो बिल्कुल सही है ना, दिल्ली इलेक्ट्रॉन प्लेस वेलोसिटी नहीं है, एक्सपीरियंस इज वेलोसिटी नहीं है। रेस्पेक्ट। हाँ ठीक है, वो डायरेक्शन बना लो। 37 हो गया। यस सर। 38 बता दीजिए। बता दीजिए। 38 a coil of radius r carries current I, another concentric coil carries current I by 2, plane are mutually perpendicular, are free to rotate about common diameter. They are released from rest. The masses of the coils are m and m. During the subsequent K1 K2 का the maximum kinetic energy of the two coils, U be the magnitude of potential energy and interaction energy of the coils. Calculate the करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनिशियली कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है इसकी, है ना। अब क्या करना है, द मासेस ऑफ द कॉइल्स ये दिया, ड्यूरिंग द K1 K2 द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, U बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखो तो ये दो डाइपोल मानो, जब ये एक दूसरे के m इधर है और m इधर है, एंटी पैरेलल होंगे, तो इसका बाहर वाले का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मैग्नेटिक मोमेंट डॉट है, तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी कितनी, एम बी, और नीचे का करंट कितना है, I/2, I/2 पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका μ0/4 पाई 2I/R। ये एनर्जी मैक्सिमम है, मिनिमम इसकी नेगेटिव होगी जब ये एंटी पैरेलल हो गए होंगे, मतलब एम इधर और ये इधर। तो जब एक बार एनर्जी मिनिमम होगी, एक बार एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब पोटेंशियल मिनिमम होगी उस समय काइनेटिक मैक्सिमम होगी, और टोटल एनर्जी जब हमने रिलीज किया उस समय परपेंडिकुलर थे, तो इस समय पोटेंशियल भी 0, काइनेटिक भी 0, ये चला। जब हमने रिलीज किया तब परपेंडिकुलर थे तो m डॉट भी 0 आएगा और काइनेटिक भी 0, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की 0 है। इसका मतलब जब एनर्जी मिनिमम है उसी समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड यही है। ठीक है, यस। तो अब देखिए, ठीक, और एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से एक का एंगुलर मोमेंटम L होगा तो दूसरे का -L होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो एनर्जी L²/2I1 प्लस L²/2I2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। झिल गया? यस सर। ठीक है। तो टोटल एनर्जी को I के इनवर्स रेशियो में बांट दो तो इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब आया समझ में? तो इसी की वैल्यू उन्होंने U दे रखी है, हाँ तो U को इनवर्स रेशियो में बांट दो, मजा आ जाएगा। ओके। तो U का तो शायद आंसर ये है 4 वाला, चेन्नई बिल्कुल सही है। U को रेशियो में बांटो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्स रेशियो में काइनेटिक एनर्जी है, और नहीं रेशियो डायरेक्ट लिखा है, बच गया। आ गया समझ में? हाँ ठीक है, ये काफी हद तक क्वेश्चन ऐसा था। देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें कंप्रेशन दे के छोड़ दो, कंप्रेशन दिया x0 का छोड़ दिया, तो हम क्या करते, K1 + K2 करते, और मोमेंटम बराबर आता तो एक p²/2m1 p²/2m2 इज इक्वल टू हाफ kx0²। तो टोटल इसको मासेस के इनवर्स रेशियो में बांटते तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाती, और नेचुरल लेंथ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती। वही चीज यहाँ हुई है। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट है इसमें? बस कॉन्सेप्ट ये था कि इनिशियली टोटल एनर्जी 0 थी, इसीलिए जितनी पोटेंशियल नेगेटिव है वही काइनेटिक पॉजिटिव। इसमें बस वो काइनेटिक एनर्जी अपन अगर हाफ I ओमेगा से
वो लिखना हाँ तो गलत है। हाफ आई ओमेगा से करोगे, दोनों का ओमेगा सेम आएगा, सेम चीज है, ओमेगा अगर सेम आएगा, तभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। एक ओमेगा मिनट, सेम है तो ओमेगा फिर नहीं, काइनेटिक इसमें सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, ओमेगा सेम रहेगा, I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 ये बराबर आएंगे सर, एंगुलर मोमेंटम सेम आएगा। अच्छा ओमेगा अलग, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम सेम आएगा। 39 सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही रेस्ट पे था ना। 39 का बोलो, चिल है 40 का बोलो, 40 चिल है। सर एडवांस के लिए यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी और क्यूरी टेम्परेचर का याद रखना है। नहीं आता, लेकिन मेंस में तो आएगा, तो मैं डाल ही सकता हूँ ना। हाँ 40 का डेली है। 40 का डेली, a particle of mass same region, the distance traveled by particle does not depend on distance, तो speed into time आएगा ना। स्पीड कांस्टेंट है, ये तो स्पीड किसी एंगल पे भी तो सकती है ना। तो एंगल से क्या फर्क पड़ रहा है, टाइम का मल्टीप्लाई तो करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा ना। पर तो 0 होगा। तो ये अच्छा ये हाँ ठीक है मैं हॉरिजॉन्टल दूं। 41 चिल है 42 चलो हो गया 43 हो 43 हो गया 44 चल ये नहीं हुआ। अरे बहुत सारा क्वेश्चन है, देख के घबरा गए हो, क्वेश्चन देख के डरो मत। ऐसा था, इस पे ये कॉइल लपेट रखी है, तो एम वेक्टर अगर इधर है ना, तो मतलब शायद अंदर की तरफ होगा, ये कॉइल है तो इसका एक एम वेक्टर आएगा, तो एम वेक्टर हमने माना इस तरफ है, बी वेक्टर ऊपर है, तो बी करेगा एम से कहेगा तुम ऊपर उठ जाओ, या दबा भी सकता है, डिपेंड करता है, एम अगर इधर होगा तो बी उसको घुमाना चाहेगा। और अभी देखते हैं बी कहाँ है और एम कहाँ है। जी क्या है, सेंट्रोइड है, जी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ही निकालना। हाँ तो इस पे mg का टॉर्क इधर लग रहा था, तो दूसरा टॉर्क हम चाहेंगे इधर लगेगा, mg का अगर टॉर्क इधर था तो हम चाहेंगे m क्रॉस b टॉर्क इधर हो और कट जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो m वेक्टर अगर इधर रहा तो सोचो ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा रॉड को। हाँ पहले ठीक है, तो दोनों टॉर्क ये लिख लो, इसको mgx के बराबर कर दो। सही, यहाँ पे ये जो पी पे बार मैग्नेट लटका है इसका क्या है? यही तो है, बार मैग्नेट टॉर्क लगाने के लिए। टॉर्क लगाने, ये मैं नहीं चला। बार मैग्नेट का कई यूज कॉइल बार मैग्नेट कहाँ है इसमें? पी पे एक लटकाया हुआ उन्होंने लिखा था। बार मैग्नेट नहीं, बार है, रॉड का नाम है बार, इस पे कॉइल लगा रखी है इधर। अच्छा ठीक है, बार मैग्नेट बार नहीं है, रॉड का नाम बार है। ओके, ये ठीक वही क्वेश्चन है जो मैंने कभी क्लास में ऐसे करवाया था। हाँ अब चल गया वो, बस बार मैग्नेट की वजह से कंफ्यूज याद आया ये? हाँ याद और मैग्नेटिक फील्ड उसको रोक रहा था। टॉर्क कैंसिल कर लेते हैं। हैज प्रूव्ड 45 चलो देखो इस पे और इस पे तो फोर्स आना नहीं है, ठीक है, जो टॉर्क आएगा इस पे और इस पे आएगा, टॉर्क ही पूछा है ना, करंट लूप, इन दो पे तो फोर्स ही नहीं आएगा, तो जो टॉर्क आएगा सिर्फ इनकी वजह से आएगा, और एक का निकाल लूं तो अब देखो यहां से किसके अबाउट टॉर्क निकालना है, वो नहीं पता कैसे, किसके पास पता नहीं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में भगवान जाने के है, देखते हैं अभी पता चल जाएगा। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, तो करंट इसका कहाँ है, ऊपर, तो I और B का क्रॉस ऊपर हमारी तरफ है ना, तो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, क्लियर? ये वेक्टर समझ में आ रहा है, ये छोटे छोटे में करते जा रहा हूँ। हाँ दूर जाते हैं। नेट फोर्स 0 है, तो फर्क नहीं पड़ता टॉर्क किसके अबाउट निकाल रहे हो, तो कपल ही तो बन रहा है। लेकिन कपल बनने में दिक्कत क्या है कि अब आप अलग अलग जगह अलग अलग हैं, तो हम क्या करें, यहाँ से x डिस्टेंस पे इनका टॉर्क निकाल लें, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा ठीक है, तो ये फाई है, तो ये df, तो df इंटू x का साइन फाई, ये d टॉ है,
आया समझ में? आगे से ठीक है। सर इसमें m इंटू बी को नहीं कर सकते सीधे? m क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन b वेरिएबल है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, छोटे छोटे एलिमेंट लेके आपको इंटीग्रेट ऐसे एलिमेंट लेके करना पड़ेगा। ये m का एक एलिमेंट है। हाँ तो इसी क्योंकि इस पूरे के लिए b कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल। हाँ कर सकते हैं ना, आंसर आएगा बिल्कुल। पूछ रहे थे छोटे एलिमेंट का dm। अच्छा ठीक है। तो dm इसका एरिया, इसका dm आएगा i इंटू आर डी थीटा इंटू लेंथ dx। आर फाई शायद है ना। ठीक है ठीक समझ में। आई गलत ले गए। पहले मेरा अप्रोच समझ में आया, हमने एक बेसिक अप्रोच से किया कि इस पे फोर्स कट गए, इस पे फोर्स कट गए, हमने बनाए इस पे आए क्रॉस 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 डॉट 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 जो भी आए क्रॉस डॉट एक्सेट्रा। तो अब इक्विवेलेंट अपोजिट है तो हमने क्या किया, इसका और इसका टॉर्क निकाल लिया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये फाई है तो ये डिस्टेंस x लिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x sin फाई बाय 2 का ट्वाइस, ये हो गया। ये df और df की वैल्यू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i बाय x b i l, ये df है। और टॉर्क है df इंटू कितना r, तो इंटू 2x sin फाई बाय 2, ये टॉर्क। इंटीग्रेशन लिमिट r1 से r2, ये टॉर्क। ठीक, x कट गया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा sin फाई बाय 2 के टर्म में। देखो x कट गया तो सीधे r0 ऊपर बन जाएगा, यही आंसर है। देखो उन्हें डबल इंटीग्रेशन से किया, उनको जरूरत नहीं डबल इंटीग्रेशन। 46 चले 47। एक मिनट इसका आंसर देखो मुझे। किसका? इसी वाले का आंसर देखना। 47 का देख लो सर। 47 का एस वाले कैसे चेक करेंगे? नेट वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड टू मूव यूनिट चार्ज अलोंग द लूप इज 0। वो तो हमेशा ही आएगा रे, एस तो सब में आएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ वो सर। वर्क डन इवन सर्कल भी नहीं लिखा होता, लूप भी नहीं लिखा होता तो भी 0 आता। हाँ वर्क डन हमेशा 0 होता है ना। हाँ चार्ज पे वर्क नहीं करता। ये इसका जो चलने वाला उसको सही दिया है क्या? कौन सा? ये अलोंग क्लोज लूप 3 कहाँ है? 3 लास्ट के तो क्या आ रहे थे? हाँ आ रहे थे। चलिए ये लूप शायद मुझे लग रहा है ये ऐसी कंप्लीट लूप्स हैं वो सब तो अलग अलग। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लूप नहीं अलग अलग नहीं है वो, मतलब ऐसी है, मुझे तो ऐसी लूप लग रही है। 8 बना है ना? 8 बना है 8। हाँ ऐसी है, ऐसी है लूप। समझ गए? समझ गए? हाँ तो कंप्लीट है। हाँ ऐसी है। अब आंसर सही है ना? अब सही। ठीक, चलो 48। चले सर इसमें ये पूछ रहे थे जो Q/2m वाला कॉन्सेप्ट होता है वो यूनिफॉर्म एरियल डेंसिटी के लिए और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी दोनों के लिए जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। अगर मास वॉल्यूम में है तो चार्ज वॉल्यूम में होना चाहिए, मास लेंथ में है तो चार्ज लेंथ में होना चाहिए, चाहे वेरिएबल हो और दोनों ओवरऑल। अरे ये तब का है जब dm/dq कांस्टेंट है। अब ठीक है, जो q/2m एंगुलर मोमेंटम था, इसको बेहतर है लिखो dq/dm का 1/2 एंगुलर मोमेंटम। अगर ये कांस्टेंट है तो आंसर सही है, नहीं तो ठीक। थैंक यू। एक और अगला 49 का डी ई नॉट कौन सा? चेन्नई भी ई इज पैरेलल टू बी, ई और बी पैरेलल है। इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ई। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस है? हेलिक्स है जो कि इंक्रीजिंग पिच का है। ये हेलिक्स ऑफ इंक्रीजिंग पिच, तो इसका आंसर आ गया एस। बताना है कुछ और इसमें? याद आया कुछ? क्योंकि एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ये तो सर्कल में घुमाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाता जाएगा तो ये हेलिक्स बड़ा होता जाएगा, पिच में रेडियस सेम रहेगी। चलो दूसरा, ये E इज नॉट इक्वल टू B,
B नॉट इक्वल टू 0 मतलब दोनों E परपेंडिकुलर टू B, इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B, तो सब कुछ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है आंसर। स्ट्रेट लाइन की तो पॉसिबिलिटी है ही, पैराबोला की नहीं है, सर्कुलर की नहीं है, हेलिक्स की नहीं है, क्योंकि साइक्लॉइड बनता है या फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाँ साइक्लॉइड, साइक्लॉइड ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ही आंसर आएगा पी। समझ गए ना? यस ठीक। सर एक बार 44 पे आना। अरे यार ऐसे करोगे तुम? नहीं बस बी की डायरेक्शन नीचे आनी चाहिए थी ना, आपने ऊपर। तो तुम्हें क्या पता कॉइल का करंट ऐसा है कि ऐसा है? हमें नहीं पता ना कॉइल टॉर्क ऐसी को है तो कि ऐसी। कैंसिल, अरे वो इस तरह टॉर्क होगी कि काटने टॉर्क के लिए। कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें एम इधर है, एक में एम इधर है, अपने हिसाब से जैसा आना होगा आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो इसकी? ये लिखा ही नहीं ना करंट किस तरफ है। वो तो है। ठीक है, चलो हो गया क्लियर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है तुम्हारा EMI, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से कर लेना, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। वैसे कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कल नहीं मैं परसों इवनिंग में डिस्कस करूंगा। शीट अभी शेयर कर, हाँ शीट आज मिलेगी कल? शीट अभी दे दूंगा, अभी डाल देना। हाँ लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि तुम पे अच्छे से कॉन्सेप्ट इसके रिकॉल होने चाहिए पूरे। तो शीट ट्राई कर लो, अगर बन जाए तो कॉन्सेप्ट आते हैं, नहीं बन जाए तो उसका वीडियो देखो फिर उस पार्ट का। एक बार क्लास में पढ़ लेते हैं, 6 मिनट नहीं पढ़ेगा क्लास कॉपी देख लो पहले, देख लो कॉपी जरूर देख लो, है ना, क्योंकि इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, है ना। तो एक बार कॉपी देख लो इसकी, ठीक है। और तो मैं शीट अभी शेयर कर देता हूँ हालांकि, लेकिन शीट आपको, शीट के सॉल्यूशन में परसों सुबह करूंगा शेयर, और डिस्कशन शाम को करूंगा, ठीक है। इसके बाद अब कौन सा मॉडर्न वेव्स भर बचा है ना, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स तो फिर से कर लेना। एक रे ऑप्टिक्स भी बचा है। रे ऑप्टिक्स कहाँ बचा है? वेव ऑप्टिक्स तो शीट वीट नहीं दी उसकी, आपने बहुत पहले वीडियो देखना होगा। चलो ठीक है, रे ऑप्टिक्स की शीट दे दूंगा। चलो कभी भी इक्विलिब्रियम बोलते हैं तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों को साथ में टोटल इक्विलिब्रियम मतलब टोटल। अगर इक्विलिब्रियम लिखा है तो टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0, ठीक है। चलो तो मेहनत करो अच्छे से। अब क्या है, कुछ कह रहे थे? मीटिंग बंद मत करना, तिवारी सर इसी पे कंटिन्यू कर देंगे। तो मैं किसी को होस्ट बना दूं? सिद्धांत को बना दो। चलो बना देता हूं। ओके, अभी तुम्हारी केमिस्ट्री की मीटिंग बाकी है। इक्विलिब्रियम गुप्ता को बना दो सर। इक्विलिब्रियम गुप्ता कौन है रे? सिद्धांत, ठीक है, नाम इक्विलिब्रियम है तो नाम इक्विलिब्रियम रखा है। अरे वाह, वो गेस्ट आईडी से आया था, उसको कुछ भी रख दिया। चलो मैं एक होस्ट कर दूं इसको। हाँ सर, और मैं लीव कर देता हूँ, है ना। हाँ सर, रिकॉर्डिंग शिफ्ट कर लीजिए। हाँ रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ, 1 मिनट पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ, शायद फिर मुझे परमिशन ना मिले।